हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नदी घाटी की सभ्यताओं की। तो दोस्तों, कौन कौन सी नदी घाटी की सभ्यताएं थीं उनको देखेंगे आज हम लोग। तो उसमें दोस्तों हम बात करेंगे जो नदी घाटी की सभ्यताएं थीं उनमें हम 4 सभ्यताओं को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद दोस्तों मिस्र की सभ्यता और नंबर 4 पर दोस्तों आता है चीन की सभ्यता। तो दोस्तों, नदी घाटी की सभ्यताओं में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को, फिर उसके बाद दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता को, फिर उसके बाद दोस्तों मिस्र की सभ्यता को और दोस्तों सबसे अंत में हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता को। तो दोस्तों, इन सभ्यताओं को पढ़ने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन क्या था। ठीक, क्या कारण थे कि ये जो सभ्यताएं थी ये नदी के किनारे ही विकसित हो रही थी। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने डीएलएड दोस्तों में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि किस तरीके से नदी घाटी के किनारे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे होने का जो मुख्य कारण था वो था खेतों में पानी की उपलब्धता। ठीक है, जब खेतों में पानी अच्छे से आया तो वहाँ पर फसल अच्छे से पैदा हुई। जब फसल अच्छे से पैदा हुई तो लोगों ने स्थायी निवास वहाँ पर बनाना चालू कर दिया। ठीक, उसके साथ साथ क्या हुआ दोस्तों, जब फसल पैदा हुई उसको फसल को उन्होंने काटा। काटने के साथ साथ क्या हुआ, जो यूज़ करने वाली सामग्री थी उसको अपने यूज़ के लिए रखा। बाकी जो सामग्री थी जो बची उसको दोस्तों क्या हुआ, उसको वो लोग बेच देते थे। बेचने के साथ साथ दोस्तों क्या हुआ, अब ऐसा तो था ना कि व्यापार के मार्ग कुछ बन गए हों। ठीक है, स्थल मार्ग हो या जल मार्ग हो, तो मार्ग एक ही था दोस्तों, वो था जल मार्ग। ठीक, तो दोस्तों क्या हुआ, और ये सब क्या थे, नदी के किनारे विकसित थे जो नगर थे उस वक्त के। ठीक है, तो नदी मार्ग से व्यापार सस्ता था, आसान था और सुरक्षित भी था। तो जिससे क्या हुआ, ये लोग अपना सामान नाव पर या उस वक्त जो भी यातायात का जो भी साधन हो उससे क्या होता था, जल मार्ग के द्वारा अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा देते थे। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ का जो व्यापार चल रहा था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ चल रहा था और कोई स्थल मार्ग नहीं था, वहाँ पे जल मार्ग के द्वारा ही यातायात वहाँ पर हुए। क्योंकि एक किनारे पर, एक नदी के किनारे पर एक सभ्यता थी, दूसरी नदी के किनारे पर दूसरी सभ्यता थी, तो वहाँ से क्या था, ये जो नदियाँ थीं ये आपस में कनेक्ट थीं। ठीक है, तो उसके साथ दोस्तों हम देखते हैं कि नदी घाटी की सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा उन पे हम नज़र डालते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता और दोस्तों उसके बाद आती है चीन की सभ्यता। तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता है, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, फिर उसके बाद चीन की सभ्यता। तो दोस्तों इनकी नदियों के नाम हम आगे देखते हैं या थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता तो कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला, फरात। ठीक है, उसके बाद मिस्र की सभ्यता तो दोस्तों नील नदी के किनारे, नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, नहीं कहते हैं, नील नदी को मिस्र का वरदान। फिर उसके बाद चीन की सभ्यता तो ये थी वांगो नदी को। ठीक है, वांगो नदी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जाना कि किस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास, मिस्र की सभ्यता का विकास और चीन की सभ्यता का विकास किन किन नदियों के किनारे हुआ। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे और आज जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय था। तो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से ये एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम इनका वर्णन आगे करेंगे। जैसे हम इनके बारे में जानेंगे, यहाँ की सामाजिक दशा क्या थी, धार्मिक दशा क्या थी, आर्थिक दशा को पढ़ेंगे, राजनीतिक दशा को जानेंगे और नगर नियोजन को हम जानेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ से मिलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था, तो सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। या क्वेश्चन पूछते हैं सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता, तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे। इसको ध्यान रखिएगा। ये विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं थीं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उन सभ्यताओं में ये शामिल थी। ठीक, तो इसी में हम आगे देखते हैं इनकी सामाजिक दशा क्या थी। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं सामाजिक दशा को। तो समाज का जो स्वरूप था मातृ सत्तात्मक था, यानी माता की सत्ता यहाँ पर चलती थी। ठीक, लोग शांति प्रिय थे। समाज 4 वर्गों में बटा था। पुरोहित थे, व्यापारी थे, नंबर 3 पे शिल्पी, नंबर 4 पर श्रमिक वर्ग था। ठीक, ये वर्ग थे, यहाँ पे पुरोहित भी थे नंबर 1 वर्ग पे,
नंबर 2 पे व्यापारी वर्ग थे, नंबर 3 पे शिल्पी थे, नंबर 4 पर श्रमिक लोग थे। ठीक है, भोजन के रूप में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। तो यहाँ का जो भोजन था वो था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ये लोग करते थे। वेशभूषा में सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए दोस्तों इसको सिंडन सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने इसे सिंडन सभ्यता का, इसको ध्यान रखिएगा। आभूषण, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। ठीक, श्रृंगार प्रिय स्त्रियां थीं, केस सजाती थीं। स्त्रियों की जो दशा थी वो उसको सम्मान प्राप्त था। मातृदेवी की पूजा करने से इस बात का प्रबल प्रमाण है कि यहाँ के परिवार माँ सत्रात्मक होते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यहाँ पर मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मर्तक संस्कार। तो यहाँ पे मर्तकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण स्वाधान यानी कब्र में उनको दफनाया जाता था। आंशिक स्वाधान, ठीक है, यानी मृतक के शरीर को जंगल में रख देते थे। जब मांस पशु पक्षी खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देते थे। दाह संस्कार, तो मृतकों को जलाने की यहाँ पे परंपरा थी। तो यानी यहाँ पर तीनों प्रकार के संस्कार यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। यानी पूर्ण स्वाधान, कब्र में दफनाया, जैसे मुस्लिम लोग कब्र में दफना देते हैं बॉडी को, उस तरीके से। और यहाँ पे लास्ट में दाह संस्कार नंबर 3 पर जाता है। तो जिस तरीके से हिंदू लोग मृतकों को जलाने की जो परंपरा है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों तरीके से पूर्ण स्वाधान, आंशिक स्वाधान और अंतिम यानी जो तीसरा था वो था दाह संस्कार। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं शिव की उपासना, मातृ देवी की उपासना, पशु पक्षियों की पूजा, ठीक, पशु पूजा और वृक्ष पूजा के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। लौकिक सभ्यता पर धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, मंदिर के यहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिला। मातृ देवी की पूजा का साक्षी यहाँ से मिला। उर्वरता की देवी, ठीक है, उर्वरता की देवी की पूजा की गई कहाँ पर दोस्तों? हड़प्पा में। पृथ्वी की देवी की पूजा भी की गई। एक मोहर पर प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का यहाँ पे प्रमाण मिला। ठीक, और उसके साथ साथ दोस्तों नाग पूजा और ये जो स्वास्तिक चिन्ह है दोस्तों, ये भी हड़प्पा सभ्यता में हमें मिलता है। ठीक, अग्निकुंड के यहाँ पे प्रमाण मिले, वो कहाँ से मिले? लोथल और कालीबंगा से मिले। वृक्ष और पशु पूजा का भी दोस्तों प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर यानी मोहर पर 3 मुख वाले देवता जिनको पशुपति नाथ कहा गया। ठीक है, इनकी मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पशुपति नाथ की जो मूर्ति वो कहाँ से मिली? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य से निर्मित है। तो दोस्तों क्या हुआ? एक धातु निर्मित मूर्ति भी प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। ये मूर्ति किसकी? ये नर्तकी की मूर्ति है। किस धातु से बनी है? ये कांस्य से निर्मित है, यानी ब्रॉन्ज से ये बनी हुई। आर्थिक दशा को दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से कि सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कृषि। तो कृषि करने वाले सभी विधियों से ये परिचित थे। ठीक है, यानी जो भी खेत जोतना, खेत फसल को किस तरीके से काटना होता है, किस तरीके से फसल को बोना होता है, सारी जो विधियाँ थी उनसे ये परिचित थे। फसल में क्या क्या बोते थे? गेहूँ, जौ, मटर, कपास से ये परिचित थे। चावल का जो प्रमाण है दोस्तों वो कम मिला है। पशु यहाँ से हम देखते हैं इनका प्रिय पशु तो वो था कुबड़ वाला सांड, गाय और घोड़ा से ये परिचित थे। ठीक है, उद्योग में क्या था? सूती वस्त्र उद्योग, बर्तन और शिल्प। ठीक, ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग, बर्तन बनाते थे और शिल्प थे। बर्तन काहे के थे? मिट्टी के थे बर्तन। ठीक, तो ये आर्थिक दशा को हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे व्यापार किस तरीके से, कहाँ से व्यापार करते थे। तो आयात में क्या था? चांदी, आयात में चांदी तो ईरान और अफ्रीका से मंगाते थे। टिन अफगानिस्तान, ईरान यानी मध्य एशिया से। तांबा, खेतड़ी राजस्थान से मंगाते थे। लाजवर्ण से मेसोपोटामिया यानी इसको मेसोपोटामिया से इसका आयात होता था। सेलखड़ी, इसका आयात बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से होता था। निर्यात दोस्तों क्या करते थे? तो सूती वस्त्र उद्योग और हाथी दांत और लकड़ी यानी हाथी दांत से जो बनी हुई चीज़ें थी उनका निर्यात करते थे। लकड़ी के जो सामान होते थे उसका निर्यात करते थे। ठीक, सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। तौल और माप के साधन तो चौकोर बाट जो मुख्यतः पत्थरों से निर्मित हैं। तराजू का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आगे दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे इनकी राजनीतिक दशा क्या थी। तो उस राजनीतिक दशा में हम देखते हैं कि स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं मिला। ठीक, तो सिंधु सभ्यता की व्यापकता और विकास को देखने से ऐसा लगता है कि ये सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति
के द्वारा संचालित होती थी। ठीक है, यानी ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन था या लोकतंत्रात्मक शासन था, लेकिन क्या था, सभ्यता जो थी उसकी व्यापकता और उसके विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति द्वारा संचालित होती थी। राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक स्वरूप की कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ पर दोस्तों नहीं मिली। कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने बताया, जैसे स्टुअर्ट पिगट ने बताया कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर ने बताया दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक, यानी कोई राजा यहाँ पर शासन नहीं कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? जनता यहाँ पर शासन कर रही थी। मैके ने बताया कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, तीन लोगों के विचार हमें मिले। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने बताया कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर ने बताया कि यहाँ का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। ठीक है, जनता के द्वारा हो रहा था। मैके ने बताया कि यहाँ का जो शासन था एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। ठीक, उसके साथ साथ दोस्तों आगे देखते हैं कि संभवतः शासन पुरोहित या व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, ये पिगट ने कहा है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, आइए दोस्तों बात करते हैं नगर नियोजन की। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना तथा जल निकास प्रणाली थी। इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट यहाँ से कि ये जो सभ्यता थी उसको नगर योजना और जल निकास प्रणाली के लिए दोस्तों बहुत ही जाना जाता है। नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। ठीक है, यानी जो खुदाई में अवशेष मिले वहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, वहाँ पे जो भी सामग्री मिली है, जो भी यहाँ पे नगर नियोजन के जो भी साक्ष्य मिले, उनसे पता चला कि ये जो थे ये विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग दोस्तों मिला। दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। ठीक, ढकी हुई नालियाँ भी यहाँ से दोस्तों प्राप्त होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं कलात्मक पक्ष पे। तो मूर्तिकला, मूर्तियों के अवशेष खुदाई में दोस्तों बहुत मिले हैं। चित्रकला, बर्तनों पर चित्रकारी के अवशेष यानी मृदभांड वगैरह दोस्तों कुंभ कला में आएगा। घड़े टाइप के घड़े वगैरह जो इसमें आते हैं, ठीक है, मृदभांड जिनको भी कहते हैं, उस कला से भी परिचित थे और लेखन कला से भी दोस्तों परिचित थे। लेकिन क्या हुआ, इनकी जो लिपि थी उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ये लिपि कैसी थी, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। और दोस्तों ये लिपि दाएं से बाएं, यानी इधर से ये शुरुआत होती थी, यहाँ पर जैसे ही खत्म होती थी उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करते थे। फिर जैसे यहाँ पर बात वो खत्म हुई फिर उसके बाद फिर इसको यहाँ से शुरुआत करते थे, यानी लिपि दाएं से बाएं इस तरीके से ये लिखी जाती थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी, लेकिन मूर्तिकला, चित्रकला, कुंभड़ कला, ठीक, और उसके बाद लेखन कला से भी दोस्तों ये पूरी तरीके से परिचित थे। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है हड़प्पा। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की या इसकी खुदाई करवाई। कब करवाई? 1921 में। यहाँ से अन्नागार मिला, एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम दिया गया R37। ध्यान रखना दोस्तों, R37 कब्रिस्तान यहाँ पर मिला। लकड़ी का ताबूत यहाँ से मिला और श्रमिकों के आवास यहाँ पे प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से दोस्तों क्या हुआ, मोहनजोदड़ो का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1922 में रखालदास बनर्जी ने यहाँ पर खुदाई करवाई। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला, कांसे की नर्तकी मिली, पुरोहित आवास यहाँ से मिले। शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोथल, ये गुजरात यानी अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से गोदीवाड़ा जिसको पत्तन कहते हैं, यानी जो बंदरगाह थे वो यहाँ से प्राप्त हुए। चावल के अवशेष प्राप्त हुए। अग्निकुंड के साक्षी यहाँ से मिले। 3 युगल समाधियाँ दोस्तों यहीं से मिली। ठीक, उसके बाद दोस्तों कालीबंगा आता है। ठीक है, तो यहाँ से काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली और जुते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों यहाँ से मिले। तो इन पॉइंटों को दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना यहाँ से हड़प्पा का और दोस्तों मोहनजोदड़ो का, लोथल और कालीबंगा का। ठीक, प्रमुख बिंदु में दोस्तों हम देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। तो प्रमुख बिंदुओं में दोस्तों हम देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है, यानी कौन सी सभ्यता थी ये, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, पाषाण काल, ताम्रकाल, उसके बाद कांस्य युग आया तो उस कांस्य युगीन सभ्यता में इसे रखा जाता है। ठीक, ध्यान रखना, इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लिपि भाव चित्रात्मक थी जो दाएं से बाएं लिखी गई। कपास के प्रथम उत्पादक थे, तभी यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा जिसका अर्थ है सिंधु वासियों की उपज। ठीक,
अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, कृषि के साथ पशुपालन किया, लेकिन प्रमुख जो व्यवसाय था वो था व्यापार। माप तौल से दोस्तों ये परिचित थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ध्यान रखना यहाँ पे, लोहे से ये परिचित नहीं थे। बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। ठीक, सामूहिक जो भवन थे वो थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार और विशाल अन्नागार। अब दोस्तों देखते हैं इसका पतन किस तरीके से हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कोई भी एक मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए। तो उद्भव की तरह उसके विघटन का प्रश्न भी एक जटिल समस्या है। तो दोस्तों किस तरीके से उसका उद्भव होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से इसके विघटन यानी किस तरीके से सभ्यता का पतन हुआ, ये भी एक जटिल समस्या है। तो इतिहासकार एक मत उस पर नहीं है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार दिए। तो प्रमुख विद्वानों के हम मत देखते हैं। मैके जॉन मार्शल ने क्या बताया, यहाँ पर बाढ़ आई, और ये दोस्तों सर्वाधिक मत माना गया है। ठीक है, इसको सर्वाधिक लोगों ने माना। तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का जो कारण था वो था बाढ़। ये सर्वाधिक मत इसको मिले, ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों चाइल्ड और व्हीलर ने बताया कि विदेशी आक्रमण यहाँ पर हुआ, और आक्रमणकारी कौन थे, तो यहाँ पर आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य बताए। ठीक, उसके बाद R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष ने बताया कि यहाँ पर दोस्तों जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से सिंधु सभ्यता का विकास होता है, वहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति क्या थी। ठीक, और हमने ये भी जाना कि सिंधु सभ्यता का पतन में जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने कौन कौन से मत दिए, यानी विद्वानों ने कौन कौन से यहाँ पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को दोस्तों अपने डीएलएड दोस्तों में शेयर करें।